भुवन अपनी पत्नी देवी के साथ मिलकर एक छोटे से गांव में रहा करता था। भुवन के पास छोटी सी जमीन थी और वो उसमें खेती करना चाहता था। उसके यहाँ एक घर भी था जो कि उसका खुद का था, लेकिन वो घर बहुत छोटा था। भुवन बहुत गरीब लड़का था और उसकी पत्नी भी उसके साथ गरीबी में भी बहुत खुश होकर जिया करती थी। भुवन सोचता था कि वो खुद ही अपनी खेती में कोई चीज की खेती करेगा जिससे पैसा कमाएगा और अपनी पत्नी का अच्छे से ख्याल रखेगा। लेकिन उसके पास सिवाय उसके घर और उसकी छोटी सी खेती के अलावा और कुछ नहीं होता था। उसके पास जमीन तो थी, लेकिन उसमें खेती करने के लिए उसको बीज की जरूरत होती थी। लेकिन उसके यहाँ बीज खरीदने के भी पैसे नहीं होते थे, क्योंकि वो बेचारा बहुत ज्यादा गरीब था। गांव में जहाँ कहीं भी छोटा काम भी मिलता तो वो उसको छोड़ता नहीं था। आराम से काम करता और थोड़े बहुत पैसों से ही अपने घर का पोषण करता था। उसी गांव का एक जमींदार था जो कि भुवन से हमेशा यही कहता था कि वो अपनी जमीन उसको बेच दे, क्योंकि ऐसी खाली खेती से वो कुछ नहीं करेगा। लेकिन भुवन को अपनी खेती बेचने का बिल्कुल मन नहीं था, क्योंकि वो उसके माता पिता की आखिरी निशानी थी। उस भुवन को तो बहुत चर्बी चढ़ी हुई है। मैंने इतनी बार उसकी बंजर खेती को मांगा था, लेकिन वो मुझे अपनी खेती बेचने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा। मुझे पता है वो जमीन तो कमाल की जमीन है, उसमें कोई भी खेती करेंगे तो सोना उगेगा, सोना। इसीलिए तो उसकी खेती के पीछे मैं ऐसे पड़ा हुआ हूँ। लेकिन वो मुझे ही उल्टा जवाब देता है कि वो कभी नहीं बेचेगा। हाँ, किसी भी तरह करके इस भुवन की चर्बी को तो मुझे निकालनी ही पड़ेगी। वो अपनी जमीन भी मुझे नहीं बेचता और अपनी जिंदगी का गुजारा भी बाकी गांव वालों के पास काम लेकर करता है। कुछ ऐसा मुझे करना होगा जिससे वो भुवन मजबूर होकर अपनी खेती मुझे बेच दे। मैं गांव वालों को सबको जाकर ये कहूंगा कि भुवन को कोई कहीं काम ही ना दे। अगर उसको कोई काम देगा तो मैं उसको सजा देकर रहूंगा। इस तरह उस गांव में भुवन को कोई काम नहीं देता था, क्योंकि उस गांव के जमींदार ने पहले से ही सारे लोगों को ये बात बोली रखी थी कि अगर भुवन को कोई काम देगा तो उसके पास मैं और ज्यादा पैसा वसूल करूंगा और उसको उसके किए की सजा भी मिलेगी। इस बात को सुनकर गांव वाले बहुत परेशान हुए थे, लेकिन बेचारा भुवन काम करने के लिए सारे लोगों के पास जाकर काम मांग रहा था, लेकिन भुवन को कोई काम ही नहीं दे रहा था, जिससे भुवन भी सोच में पड़ जाता है कि आखिर आज गांव वालों को हो क्या गया है। बहुत देर तक इधर उधर घूम रहा था, लेकिन उसे किसी ने भी काम नहीं दिया था, जिससे वो बेचारा थक हार कर घर पहुंचता है। और फिर उसका उतरा हुआ चेहरा देखकर उसकी पत्नी उसके पास आती है, उससे पूछती है, अजी क्या हुआ? आप इतने उदास और थके हुए क्यों नजर आ रहे हैं? आज क्या आपने बहुत ज्यादा काम कर लिया? आपका चेहरा तो देखिए ना, कितना छोटा और मुरझाया हुआ है। बताइए ना, क्या बात है? आप इतने उदास और कमजोर क्यों लग रहे हैं? अरे पता नहीं देवी, आज गांव के लोगों को हो क्या गया है। पहले तो सारे लोग बुला बुला कर मुझे काम दिया करते थे, लेकिन आज मैं खुद जाकर कितने लोगों के पास काम मांग रहा था, लेकिन कोई मुझे काम ही नहीं दे रहा था। कुछ ना कुछ गलत तो हो रहा है देवी, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। इसका कारण मुझे जल्द ही पता करना पड़ेगा। हाँ, ऐसे छोड़ दूंगा तो मैं कभी नहीं जान पाऊंगा कि आखिर चल क्या रहा है। इस तरह पत्नी से ये सारी बात कहने के बाद भुवन कहता है कि कल सुबह मैं पड़ोस के गांव जाऊंगा और वहां अपने लिए कोई काम ढूंढूंगा, क्योंकि अब हमारे गांव वाले तो मुझे कोई काम नहीं देंगे। मुझे पता चल गया है कि वो लोग मुझे काम नहीं देंगे, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि आखिर उन लोगों को हो क्या गया है कि वो लोग मुझे काम देने से इनकार कर रहे हैं। चलो ठीक है, जो हुआ सो हुआ। मैं कल सुबह जल्दी घर से चला जाऊंगा और पड़ोस के गांव में अपने लिए काम तलाश करूंगा, और तुम मेरे लिए सुबह सुबह उठकर कुछ न कुछ बना देना और एक डिब्बे में खाने को दे देना। इतना सुनने के बाद उसकी पत्नी भी हाँ कहती है
और उस रात को वो सो जाते हैं। दूसरे दिन सुबह हुई थी, तभी उसकी पत्नी सुबह जल्दी उठती है और खाना जल्दी बना देती है। जैसा कि भुवन ने कहा था वैसे ही उसके लिए खाना डिब्बे में बांध देती है और उसको दे देती है। भुवन भी अपना काम तलाश करने के लिए गांव से निकल पड़ता है। बहुत दूर जाने के बाद उसको एक आदमी वहां नजर आता है जिसका नाम राघव था। राघव भी भुवन के गांव का ही रहने वाला था। भुवन के नजर आते ही राघव उससे बात करने लगता है। अरे ओ भुवनवा, रुक जा, मुझे तुझसे एक बात कहनी थी। तुझे पता है तेरे साथ जमींदार जी ने खेल खेला था। गांव के सारे लोगों से उन्होंने कहा था कि गांव वाले तुझे कोई काम ही ना दे। अगर तुझे कोई काम दे देगा तो उसको सजा मिलेगी और पैसा भी वो वसूल करेंगे। भुवनवा, इतनी बात तो मुझे पता है कि तू बहुत अच्छा है, लेकिन जमींदार जी को पता नहीं तुझसे क्या दुश्मनी है। लोगों से पहले ही कह दिया था कि तुझे कोई काम न दे। इसीलिए यार, कल तो इतना घूम रहा था काम के लिए, लेकिन किसी ने तुझे आगे बढ़कर काम ही ना दिया। इस तरह राघव भुवन को सारी बात बता देता है। तब जाकर भुवन को बात समझ आती है कि अच्छा, ये सारा खेल फिर तो गांव के जमींदार का है। जमींदार मुझसे बहुत गुस्सा है क्योंकि मैंने उसको अपनी खेती नहीं बेची थी। शायद इसी गुस्से को लेकर वो मुझे काम नहीं मिले ऐसी कोशिशें कर रहा है। ठीक है, जो हुआ सो हुआ, लेकिन मैं तो अपना काम बंद नहीं करूंगा। आगे बढ़ूंगा और अपने लिए काम हासिल करके रहूंगा। ये सोचकर अपने आप में हिम्मत जुटाता है और फिर आगे बढ़ता है। कुछ और दूर जाने के बाद उसके पैर से कुछ टकराता है। नीचे नजर करता है तो भुवन को दिखता है कि वहां तो एक छोटी सी हिरन पड़ी हुई थी और उस हिरनी के पैर पर एक चोट भी लगी हुई थी। खून बह रहा था। भुवन ने देखा कि उसके पैर में बहुत बड़ा कांटा चुभा हुआ था। उस कांटे को भुवन निकालता है और उसकी तकलीफ को दूर करने की कोशिश करता है। उसके पैर से उस कांटे को निकालते ही वो हिरन एक बहुत ही खूबसूरत लड़की की तरह बदल जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है कि मुझे भूख लगी है, मुझे भूख लगी है, मैं बहुत समय से भूखी हूँ, मुझे खाने के लिए कुछ दे दो। ये बात सुनते ही भुवन अपना खाने का डिब्बा निकालता है और उस लड़की को दे देता है। वो खाना खा रही थी और इधर भुवन बहुत ज्यादा हैरान था कि एक हिरन ऐसी खूबसूरत लड़की की तरह भला कैसे बदल सकती है। वो लड़की बहुत जल्दी जल्दी सारा खाना खत्म कर देती है और चैन की सांस लेती है। उस लड़की को ऐसे देखकर भुवन उससे सवाल करता है। अरे, तुम हो कौन? पहले तो तुम एक हिरन की तरह थी, लेकिन अब ऐसे लड़की के रूप में तुम कैसे बदल गई? और इस घने जंगल में तुम क्या कर रही हो? आखिर तुम कहां से आई हो और कौन हो? मैं तो एक देव कन्या हूँ। एक ऋषि जी के श्राप की वजह से मैं ऐसे हिरनी की तरह बदल गई थी और इसी जंगल में रह गई। इतने समय बाद तुम्हारी वजह से मैं फिर से अपने मामूली रूप में आ गई हूँ। तुम्हारा मैं बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। अच्छा, अब तुम बताओ, तुम इस घने जंगल में क्या कर रहे हो और क्यों आए हो? इस तरह भुवन से वो लड़की पूछती है। उसका ये सवाल सुनकर भुवन अपनी सारी की सारी जिंदगी को उसके आगे रख देता है कि वो कितना गरीब है और उसके पास कैसी खेती पड़ी है और फिर गांव के जमींदार ने उसके साथ क्या चाल चली थी। ये सारी की सारी बातें उस लड़की के सामने कहता है। तभी वो लड़की भुवन से कहने लगती है, अच्छा, फिर तो तुम्हारे साथ उस जमींदार ने बहुत अन्याय ही किया है। तुम बिल्कुल चिंता मत करना भुवन, तुमने मेरी सहायता की और मुझे तुमने मेरा रूप फिर से दिया। मैं तुम्हारी पूरी सहायता करूंगी। ये लो, ये एक जादुई बीज की पोटली है। मैं समझती हूँ कि तुम क्या कर सकते हो और क्या नहीं। इसको ले जाओ और अपनी खेती में चुटकी भर बीज डाल देना और दूसरे दिन तुम इसका फायदा पूरी तरह से ले सकते हो। तुम मेहनत करो और ले जाकर इन चीजों को बाजार में बेचा करो। देखना भुवन, बहुत जल्द तुम्हारे घर की हालत ही बदल जाएगी और अगर कोई तुम्हें या तुम्हारी खेती को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो वो नुकसान
उसका खुद का ही हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारे ऊपर भगवान का आशीर्वाद है। अब जाओ भुवन, अपना काम करो। इतनी बात कहकर वो देवकन्या वहाँ से गायब हो जाती है और फिर उसकी बात सुनकर भुवन बहुत ज्यादा खुश होता है और जो पोटली देवकन्या ने उसको दी थी उसको ले जाकर जो कुछ भी हुआ था वो सारी की सारी बात अपनी पत्नी से बता देता है। बात को सुनने के बाद उसकी पत्नी देवी भी बहुत ज्यादा खुश होती है। उसी दिन रात को भुवन भी अपनी खेती के यहाँ जाता है और जो पोटली देवकन्या ने दी थी उनमें से कुछ बीज निकालता है और फिर चुटकी भर बीज को उसकी जमीन में छिड़क देता है और घर वापस जाकर सो जाता है। दूसरे दिन सुबह जल्दी उठकर जाकर वो अपनी खेत को देखता है। उसका खेत तो पूरी तरह से सरसों से भर चुका था। उसके खेत को इतने समय बाद ऐसे भरा हुआ सरसों का खेत की तरह देखकर वो तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और बिना देर किए सारे के सारे सरसों को अपने खेत से अलग करता है और बाजार ले जाकर बेचता है, जिसके पैसे भी भुवन को बहुत अच्छे मिले थे। धीरे धीरे उसका काम ऐसे ही बढ़ता गया और बाजार में उसका ये नाम भी हो गया था कि भुवन तो बहुत ही अच्छे सरसों बेचता है। और ऐसे ही वो अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा आगे बढ़ गया था। भुवन जितना गरीब था उतना ही ज्यादा अमीर बन गया था। वो अमीर बनता है इस बात का उसको बिल्कुल घमंड नहीं होता था। गरीब जो भी उसके सामने आता बिना कुछ सोचे समझे उसकी पूरी सहायता करता था, जिससे वो एक अच्छा बिजनेसमैन ही नहीं बल्कि एक बहुत अच्छा आदमी भी कहलाया था।